हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 की एक कविता वसंत आया पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। कविता परिचय देखते हैं। वसंत आया कविता में कवि कहता है कि आज मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है कि आज के समय में लोग प्रकृति से इतने दूर हैं कि वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन नहीं देख रहे, वो कैलेंडर देख के बता रहे हैं कि अब कौन सा महीना आ रहा है। ऋतु में परिवर्तन तो पहले की तरह ही होता है। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं। कोपल होता है एकदम नया पत्ता, जो पेड़ों पर नया पत्ता निकलता है, हल्का हल्का लाल रंग का छोटा सा पत्ता, उसे कोपल कहा जाता है। कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भंवरे अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम प्रकृति से अनजान बने अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है, क्योंकि जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो आज भी आसमान को देखकर समय बता देते हैं कि ये समय हुआ होगा, और वो बिल्कुल सही निकलता है। वो अपनी उंगलियों पर गिन के बता देते हैं कि कौन सा त्यौहार लगभग किस तारीख में आएगा, कौन सी तारीख पर आएगा और किस महीने में आएगा। तो इस तरह से पहले का मनुष्य प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। आज के मनुष्य की तुलना में जितना मनुष्य आधुनिक जीवन शैली अपनाता जा रहा है, उतना ही वह प्रकृति से दूर होता जा रहा है। अब कविता पढ़ते हैं। कविता वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है। यहाँ कवि रघुवीर सहाय कहते हैं कि जिस प्रकार उनकी छोटी बहन उन्हें दा कहकर बुलाती है, तो उसका स्वर बहुत मधुर होता है। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, ऐसे ही किसी बंगले में जहाँ काफ़ी सारे पेड़ लगे हैं, वहीं शायद अशोक का पेड़ है। अशोक के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रखा है कि शायद अशोक के पेड़ पर से कोई चिड़िया कूकी, कि कोई चिड़िया चहकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, कि जो सड़क है जहां पर लेखक चल रहा है सुबह के समय, वहां किनारे पर लाल बजरी है, दरदरा सा लाल रंग का रेत है जिस पर वो चल रहा है, तो वो पैरों के नीचे हल्की हल्की आवाजें कर रहा है। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, और वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जो गिर गए हैं बड़े बड़े पियराए पत्ते, मतलब पीले पत्ते, पियराए पत्ते पीले पत्ते जो नीचे गिर पड़े हैं, वो वहीं लाल बजरी पर जब कवि चल रहा है तो उसके पैरों के नीचे आ रहे हैं, और उनसे जो चुरमुराया शब्द निकल रहा है। जो पत्तों के ऊपर पैर रखते हैं तो जो आवाज़ होती है उसे चुरमुराना कहते हैं। तो वहाँ जो लाल बजरी पर चलने का स्वर है, उसके साथ वो पत्तों का जो स्वर मिल रहा है, तो वहाँ वो चुरमुराने का स्वर उत्पन्न हुआ, चुरमुराने की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, कि सुबह का समय है, लगभग 6 बजे गर्म पानी से नहाई। गर्म पानी से नहाई मतलब कि ऐसी सुबह लग रही है। वसंत का समय कब होता है? वसंत का समय होता है फेब लास्ट और मार्च में, फरवरी के अंत में और मार्च में, लगभग वो समय होता है वसंत का। तो उस समय ठंड लगभग जा चुकी होती है, हल्का हल्का गर्म एहसास होने लगता है हवा में, वो कपकपाने वाली ठंड नहीं होती। तो यहाँ कहा है कि कोई सुबह 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, कि जो हवा आई है वो ऐसे लग रहा है जैसे गर्म पानी से नहा कर आई है, क्योंकि उससे पहले ठंड होती है, एकदम कपकपाती हवा आती है। लेकिन उस समय जो हवा आ रही है वो कपकपाने वाली नहीं है, वो बड़ी शांति सी देने वाली हवा है, जो अच्छी लगे, अच्छा एहसास दे। इस तरह से सर्दी से जब निकलते हैं और गर्मी की तरफ आते हैं, तो शुरुआत का जो महीना होता है जिसमें हल्की हल्की गर्मी का एहसास होने लगता है, ठंड के जाने का एहसास होता है, तो उस समय की हवा जो शरीर को बड़ा सुहाती है। तो यहाँ कवि कहता है कि लगभग सुबह 6 बजे एक ऐसा हवा का झोंका आया जैसे वो गर्म पानी से नहा कर आई हो हवा। फिरकी सी आई चली गई। फिरकी जो बिल्कुल गोल सी होती है, ऊपर और नीचे उसमें पॉइंट होता है, उसको घुमाया जा सकता है,
तो इस तरह से फिरकी सी हवा आई और चली गई, कि हवा इस तरह से हवा का झोंका आया और चला गया। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। और इस तरह से कवि कहता है कि यूं फुटपाथ पर चलते चलते जब वो सुबह को सैर के लिए निकला था तो उसे महसूस हुआ कि वसंत आया। अब देखिए, इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता तुकांत नहीं है। तुकांत होती है जिसके अंत में तुक हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ तुक मतलब राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर लास्ट में कहीं भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए इस कविता को कहते हैं अतुकांत। ये कविता में तुक नहीं है अंत में। छंद मुक्त कविता है। यहाँ देशज शब्द हैं, जैसे हम साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। फिरकी सी आई, तो इस तरह से कुछ शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार है, जैसे पियराए पत्ते, इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है। और हुई हवा, खिली हुई हवा आई में हुई हवा, यहाँ पर भी ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिरकी सी आई, ये फिरकी सी में उपमा अलंकार है। और बड़े बड़े, चलते चलते चलते, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है और भावात्मक शैली में कविता लिखी गई है। अब देखते हैं अगला प्रसंग, अगला काव्यांश। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। और कैलेंडर से जब उसने महसूस किया बाहर टहलते हुए कि वसंत आ गया, और कैलेंडर से पता था, कैलेंडर से क्या पता था कि अमुक दिन, कि किसी दिन किसी वार मदन महीने, मदन महीना होता है कामदेव का महीना, वसंत को कहा जाता है कामदेव का महीना, मदन महीना। तो मदन महीने की पंचमी होएगी और दफ्तर में छुट्टी थी। यह था प्रमाण कि कैलेंडर पढ़ने से, कैलेंडर में देखा था उसने कवि ने, तो उसे पता था कि उस दिन पंचमी होगी मदन महीने की और दफ्तर में छुट्टी होगी। उस दिन अवकाश होता है दफ्तरों में, तो ये इसका प्रमाण था कि आज वसंत पंचमी है। तो वसंत पंचमी है, इसका मतलब वसंत आ गया है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि आज के समय में लोग उन सब परिवर्तनों से अनभिज्ञ हैं जो ऋतुओं के बदलने से होते हैं, लेकिन किताबों में पढ़ते रहने से यह पता था। कवि भी कहता है कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। दहर दहर दहकना होता है कि कहीं ज्वाला का बढ़ जाना, आग लग जाना। ठीक है, यहाँ वसंत में आग लगने के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ बताया है ढाक, जो ढाक का पेड़ होता है उस पर फूल खिलते हैं लाल रंग के, ढाक को पलाश भी कहते हैं, उस पर लाल रंग के फूल खिलते हैं। और वसंत में पूरा पेड़ लाल रंग के फूलों से भर जाता है, और जो ढाक का जंगल होता है वो पूरा जंगल लाल रंग के फूलों से भर जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे कहीं अग्नि भड़क रही हो, लाल रंग की होती है उसकी ज्वालाएं, उसकी लपटें, तो इस तरह से लगता है कि दहक रहा है। तो कविताएं पढ़ते रहने से पता था कि वसंत में ढाक के जंगल दहर दहर दहकेंगे, आम बौर आएंगे, मतलब आम पक जाएंगे, आम को खाने का मौसम शुरू हो जाएगा, आम की खुशबू सारे वातावरण में छा जाएगी। रंग रस गंध लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होंगे यशस्वी। और हर जगह किस चीज़ से भर जाएगी? रंगों से, रस से और गंध से। गंध होता है सुगंध, फूलों की सुगंध, फलों की सुगंध, इन सब से। और दूर के विदेश के, कि पूरी पृथ्वी के जहाँ रहता है कवि वहाँ भी, और विदेश के भी सभी स्थान जहाँ वसंत ऋतु आई है वहाँ रंग से, रस से और गंध से वो स्थान भर जाएगा। वे नंदनवन होंगे यशस्वी। नंदनवन यानी जो स्वर्ग का वन है, जो इंद्र का वन है नंदनवन, वो भी यशस्वी होगा। कि धरती पर ही नहीं, धरती से बाहर स्वर्ग में भी वसंत ऋतु का उत्सव मनाया जाएगा, नंदनवन में भी बहार आ जाएगी। मधुमस्त पिक भौर, मधुमस्त, मधु होता है शहद, कि शहद पीकर पिक भौर, पिक होती है कोयल,
और भौर होता है भंवरा, आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे कि शहद पीकर कोयल भी और भंवरा भी ये अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। और इन दोनों का कृतित्व, इनका कार्य क्या है? कोयल का कूकना और भंवरे का फूलों पर मंडराना, कि ये अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, उसका अभ्यास करके दिखाएंगे। यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। और कवि कहता है कि ये नहीं सोचा था कभी कि इस तरह से जानूंगा कि वसंत आया, कि वसंत आ गया है। कैसे? कि उसने कुछ खास परिवर्तन नहीं महसूस किए, उसने केवल कैलेंडर से उसे याद था कि हाँ अवकाश है, वसंत पंचमी का अवकाश है, तो वसंत आ गया है। और बाकी उसे कविताएं पढ़ते रहने से पता चला। आज का मनुष्य केवल कविताओं में, किताबों में जानता है कि मौसम में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, कि पलाश के जंगल हैं वो लाल फूलों से भर जाते हैं, आम की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। केवल कैलेंडर देखने से उसको पता चलता है कब कौन सा त्योहार आएगा, कब कौन सा महीना आ रहा है। उसके अलावा मनुष्य का प्रकृति से संबंध जो है वो खत्म सा होता जा रहा है, मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। ये थी काव्यांश की व्याख्या। अब देख लेते हैं इसका शिल्प। जैसे कि पिछले काव्यांश में पढ़ा था कि कविता खड़ी बोली में लिखी गई है और भावात्मक शैली में लिखी गई है, छंद मुक्त कविता है और अतुकांत कविता है। देशज शब्द हैं इसमें भी, और साथ में जो इसमें प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति मनुष्य पर व्यंग्य किया है कि किस तरह से आज मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। अब वो केवल कैलेंडर के माध्यम से जान पाता है कि कौन सा त्योहार है और कौन सा महीना आ रहा है। बिंबों का प्रयोग किया गया है, चित्रात्मकता है कि आप अगर कविता पढ़ते हैं, जिस तरह से आप उसका भाव समझते हैं तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, आपके सामने वो पिक्चर्स आ सकती हैं कि अच्छा यहाँ पर इस तरह से पलाश के लाल फूल होंगे और पूरा जंगल लाल फूलों से भर गया होगा। तो इसलिए कविता में चित्रात्मकता है। और अब इसके अलंकार देख लेते हैं। रस रंग गंध, रंग रस गंध, इसमें अनुप्रास अलंकार है। लदे फंदे, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और दहर दहर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अपना अपना, क्योंकि यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया है तो यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखते हैं इस कविता के कुछ प्रश्न। प्रश्न 1 है, वसंत के आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? तो कवि जब सुबह टहलने के लिए गया था तो चिड़िया के कूकने से, पीले पत्तों के गिर जाने से उसे पता चला कि वसंत आ गया है। और बाद में उसने देखा कैलेंडर में, उस दिन उसके दफ्तर का अवकाश था और उसे ज्ञात हुआ कि वसंत का महीना आ गया है। प्रश्न 2 है, किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? कि किन पंक्तियों से लगता है कि जो आज का मनुष्य है वो प्रकृति के सौंदर्य की अनुभूति से वंचित रह गया है। जहाँ बताया गया है कि कैलेंडर देखकर उसे पता चला कि दफ्तर में अवकाश है, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, तो इनसे पता चलता है कि वो कैलेंडर से देख के महीने की उसे याद है, वो प्रकृति से उसका संबंध थोड़ा टूट सा गया है। नैसर्गिक सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य होता है। प्रश्न 3 है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ बताया गया है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य की सहचरी है, मतलब प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इस पर विचार व्यक्त करते हुए बताना है। बिल्कुल सही है, जब प्रकृति है तो मनुष्य जीवित है, पेड़ है तो मनुष्य उनके सहारे जी सकता है, ऑक्सीजन मिलती है उसे, उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। पेड़, पहाड़, नदियाँ, प्रकृति के ये सभी रूप मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
तो इसलिए प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। ये बात बिल्कुल सही है। अब है प्रश्न 4, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। तो कविता परिचय में भी हमने पढ़ा था कि कवि आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य करता है कि आज का मनुष्य अपनी जीवन शैली में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अब पता ही नहीं रहता कि प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन उसके आसपास ही हो रहे हैं, लेकिन वो अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसका ध्यान उन पर जाता ही नहीं। वो जीवन का आनंद लेना भूल चुका, वो ऋतुओं के बदलने का आनंद लेना भूल चुका है। वो केवल मशीनी जीवन जी रहा है। तो वसंत आया कविता में कवि की चिंता इस प्रकार व्यक्त हुई है। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएंगे। और रघुवीर सहाय की एक दूसरी कविता तोड़ो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।